क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 6 से सर सैयद अहमद खां के बारे में बेटा मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कौन से कार्य किए हैं। मैंने बताया था कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान के लिए कहा कि ये जो दोनों शब्द हैं ये सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए हैं, जबकि हैं सब एक ही राष्ट्र के। सर सैयद अहमद खां ने बेटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक उत्साही सुधारक भी थे और साथ ही साथ आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल भी उन्होंने बैठाया था। उन्होंने कहा कि जो हिंदू और मुस्लिम, जो आज हम कहते हैं हिंदू मुसलमान, ये सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए है, जबकि हम सब एक ही राष्ट्र में एक ही देश में रहते हैं। तो इस नज़रिए से, इस दृष्टि से हम सब लोग एक हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ धार्मिक अंतर बताते हैं, जबकि जब हम एक ही राष्ट्र में रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं, तो हम सब ही क्या है, एक हैं, हम सब राष्ट्र के ही हैं। अब उसके आगे का भाग बेटा, सर सैयद अहमद खां का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक ही सीमित था। उन्होंने बेटा जो भी कुछ किया उसका प्रभाव जो पड़ा वो केवल कुछ उच्च लोगों में, मतलब उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। उन्होंने शहरी या देहाती आम जनता से संपर्क नहीं किया। मतलब उन्होंने बेटा शहरी या देहाती लोगों से संपर्क नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जो मुसलमान में ऊंचे वर्ग थे वहीं तक वह सीमित जो है थे। सर सैयद के कई योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी थे। सर सैयद अहमद अपने प्रयत्न में इतनी दूर तक सफल हुए कि मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई और उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। मतलब कि उनका ये उल्लेखनीय कार्य रहा कि उन्होंने बेटा इतनी जो है मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई, मतलब कि उन्होंने इतना अधिक प्रयत्न किया और इतनी दूर तक वह सफल हुए कि मुसलमानों में क्या हो गया, मुसलमानों में भी एक अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई। मतलब कि मुसलमान भी अंग्रेजी जो है पढ़ने लगे और उनका दिमाग जो है राजनीतिक आंदोलन से हट गया। एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई। एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई और उसने नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग के मुसलमानों को आकर्षित किया। एक बेटा मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की गई थी। तो उससे क्या हुआ इस कॉन्फ्रेंस से कि नौकरियों और दूसरे जो पेशे थे उसमें जो बेटा मध्य वर्ग के जो मुसलमान थे वो क्या हुए, उसकी ओर खींचे। मतलब नौकरियों के लिए और पेशों के लिए जो मध्य वर्ग के मुसलमान थे वह आकर्षित हुए। सर सैयद अहमद खां का प्रभाव बेटा मुसलमान के ऊंचे वर्गों में था, जबकि शहरी और देहाती जनता से वह दूर थे। उनके कुछ उल्लेखनीय सहयोगी भी थे। उन्होंने ही बेटा उनके ही द्वारा मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी। फिर उन्होंने जो मुस्लिम एजुकेशनल जो कॉन्फ्रेंस शुरू किया था, तो उससे क्या हुआ, जो मध्य वर्ग के मतलब बीच के जो मुसलमान थे वह नौकरियों के लिए और साथ ही साथ दूसरे पेशों के लिए आकर्षित हुए। अब आइए बेटा पेज नंबर 104 पर। यह बात ध्यान देने की है कि गदर के बाद के समय में भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, जिनमें सर सैयद भी शामिल हैं, सभी ने पुरानी परंपरागत शिक्षा पाई थी। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेजी का ज्ञान हासिल कर लिया। नई पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया। ये बात ध्यान देने की है कि बेटा गदर के बाद का जो समय है तो उसमें क्या था, उसमें भारतीय मुस्लिम जो है विशेष लोग थे।
मतलब गदर के बाद का जो समय है तो उसमें भारतीय मुसलमानों में विशेष लोग थे, जिसमें से एक सर सैयद अहमद खां भी थे। सभी ने अपनी पुरानी परंपरागत शिक्षा को प्राप्त किया और उसके बाद जो है नई अंग्रेजी शिक्षा जो है उन्होंने हासिल की। मतलब उसमें भारतीय मुसलमानों में विशेष लोग थे। सर सैयद अहमद खां भी उसमें से एक हैं। परंपरागत शिक्षा पाई थी सभी ने, और उनमें से कुछ लोगों ने बाद में अंग्रेजी का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नई पश्चिमी शिक्षा ने तब भी उनके बीच कोई उल्लेखनीय व्यक्तित्व पैदा नहीं किया। वर्ष 1912 भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। जो साल बेटा 1912 का है, ये भारत में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। उस साल 2 नए साप्ताहिक निकलने शुरू हुए। एक था उर्दू में अल हिलाल और दूसरा था साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी द कामरेड। अल हिलाल का आरंभ जो है अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, जो क्या थे, कांग्रेस के उस समय सेना सभापति थे। मतलब कि 1912 जो है बेटा भारत में ये मुसलमानों के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। और उसी साल 2 साप्ताहिक पत्र निकले, जिसमें से एक था उर्दू में जिसका नाम था अल हिलाल और दूसरा था अंग्रेजी में जिसका नाम था द कामरेड। अल हिलाल का आरंभ जो है वो अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि उस समय वर्तमान सभापति ने किया था। मतलब उसका जो है अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का आरंभ किया था। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे, जो कि 15 से 20 साल की आयु में ही अपने अरबी और फारसी के ज्ञान के और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। अब्दुल कलाम आज़ाद ने बेटा अल हिलाल का आरंभ किया था, जो कि एक साप्ताहिक पत्र है। साथ ही साथ 24 वर्ष की आयु में ही वह एक प्रतिभाशाली नवयुवक थे और उन्होंने बेटा 15 से 20 साल की उम्र में ही अरबी फारसी के ज्ञान के लिए वह प्रसिद्ध हो गए थे। इसके साथ उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ बेटा उन्होंने बाहरी इस्लामी दुनिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और उन सुधारवादी आंदोलनों के बारे में भी जो वहाँ चल रहे थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या बुद्धिवादी दृष्टिकोण से की। वे इस्लामी देश में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमानों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए। मतलब सर जो ये है अब्दुल कलाम आज़ाद बेटा, ये इस्लामी देशों में किसी एक अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा कहीं ज़्यादा जो है अब्दुल कलाम आज़ाद प्रसिद्ध थे। उनका दृष्टिकोण, अब्दुल कलाम आज़ाद का दृष्टिकोण जो था बेटा वो ज़्यादातर उदार था और तर्कसंगत था। इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है उनका वह उदार और तर्कसंगत था। दृष्टिकोण देखने का जो नज़रिया था उनका वो तर्कसंगत था और कहीं उदार था। इसीलिए वह पुराने नेताओं के सामंती संकीर्ण धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण वे अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रवादी थे। बेटा अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वह पुराने नेताओं के सामंती संकीर्ण धार्मिकता अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर रहते थे, इसीलिए बेटा वह भारतीय राष्ट्रवादी थे। आज़ाद की शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी। उनकी शैली में उत्तेजना भी थी, तेजस्विता भी थी। गोकी मतलब कि हालांकि कभी कभी वह फारसी पृष्ठभूमियों के कारण कुछ कठिन प्रतीत होती थी। हालांकि बेटा फारसी पृष्ठभूमि थी इसलिए कठिन लगता था। नए विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावलियों का प्रयोग किया। अब्दुल कलाम आज़ाद ने नए विचारों के लिए नई शब्दावली का प्रयोग किया। उर्दू भाषा जैसी आज है उसे यह रूप देने
के लिए उनका बहुत योगदान है। मतलब कि हालांकि कभी कभी उनकी जो पृष्ठभूमि थी वो फारसी थी, इसीलिए कठिन लगती थी। उन्होंने नए नए विचारों के लिए नई नई शब्दावली का प्रयोग किया था। और जो आज बेटा जो उर्दू भाषा की जो उर्दू भाषा जैसे आज है, तो इसमें योगदान पूरा पूरा अब्दुल कलाम का था। उनमें मध्ययुगीन पंडिताऊपन, 18वीं शताब्दी की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण का विचित्र मेल था। अब्दुल कलाम आज़ाद में पंडिताऊपन भी था, जो तार्किकता थी उसका मेल था। अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद खां से उनका संबंध रहा था। मतलब अलीगढ़ कॉलेज से ही मैंने आपको पढ़ाया भी बेटा पीछे अलीगढ़ कॉलेज के बारे में। अलीगढ़ कॉलेज में सर सैयद खां से उनका संबंध उसी समय से था। लेकिन अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा अलग थी और राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वे रूढ़िवादी थी। मतलब कि अलीगढ़ की कॉलेज की जो परंपरा थी वो अलग थी, एकदम अलग थी, और राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वे रूढ़िवादी थी। अपने विद्यार्थियों के सामने वे जो मुख्य लक्ष्य रखते थे, वो अपने विद्यार्थियों के सामने जो एक उद्देश्य, एक जो लक्ष्य रखते थे, वह क्या था? वह यह था कि निचले दर्जे की जितनी भी सरकारी नौकरी है उसमें प्रवेश प्राप्त करना, प्रवेश कर लेना। ये उनका अपने विद्यार्थियों के लिए उनका ये एक लक्ष्य था, उद्देश्य था कि जितनी भी निचले दर्जे की जितनी भी नौकरी है, सरकारी नौकरी, उसमें प्रवेश करना। इसके लिए सरकार समर्थक रवैया अनिवार्य था। इसके लिए क्या था? नौकरी पाने के लिए सरकार का समर्थन करना ये अनिवार्य था। और राष्ट्रवाद और विद्रोह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। मतलब कि राष्ट्रवादिता के लिए, साथ ही साथ विरोध करने के लिए उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं थी। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था और कभी कभी प्रकट रूप से, पर अधिकतर पर्दे के पीछे से लगभग हर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई। जो अलीगढ़ का कॉलेज है बेटा, अलीगढ़ का कॉलेज में नए मुसलमान और बुद्धिजीवियों का अब वो नेतृत्व कर रहा था। कभी कभी वह प्रकट रूप से करता था, सामने से करता था, और कभी कभी क्या करता था, कभी कभी पर्दे के पीछे से करता था, और लगभग हर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता था। और जबकि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी बेटा, वह इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई थी। एक बार फिर समझिए बेटा, मतलब विद्यार्थियों के सामने एक मुख्य लक्ष्य रखा जाता था। ये लक्ष्य रहता था कि वो सरकारी नौकरियों में प्रवेश प्राप्त कर लें, साथ ही साथ सरकार से किसी प्रकार का विरोध न करें। राष्ट्रवादिता के लिए और विरोध के लिए कोई जगह नहीं थी। अलीगढ़ कॉलेज में नए नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का अब वो नेतृत्व, अलीगढ़ कॉलेज जो था वो क्या कर रहा था? अलीगढ़ कॉलेज वो नए नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था। और कैसे करता था? कभी कभी तो प्रकट रूप में करता था, मतलब सामने से करता था, और ज़्यादातर वह पर्दे के पीछे से ही करता था। इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम आंदोलन था वह प्रभावित करता था, मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता था। मतलब जो अलीगढ़ कॉलेज जो था वो क्या कर रहा था कि मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था, मतलब मार्गदर्शक था। वो कभी कभी तो सामने से करता था, अधिकतर पर्दे के पीछे से। इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम आंदोलन था मुस्लिम आंदोलन को वह प्रभावित करता था। जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना भी मुख्य रूप से इन्हीं लोगों के द्वारा हुई थी, इन्हीं लोगों के प्रयास से हुई थी। अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस पुरातन पंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर हमला किया। जो ये चल रहा था राष्ट्र विरोधी की भावना, इस पुरातन पंथी, इस पर उन्होंने बेटा हमला किया। उसके बाद यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के प्रयास से किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ ही खोद दी। इस युवा लेखक और पत्रकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवी समुदाय में सनसनी पैदा कर दी। जो अलीगढ़ कॉलेज
का जो समुदाय था, जो नए मुसलमान बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था, तो उसी परंपरा का जो है सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, जड़ से ही जो है उसको खोद दिया। साथ ही साथ जो ये नया जो मुस्लिम बुद्धिजीवी था समुदाय, उसमें एक सनसनी सी पैदा कर दी। हालांकि बुजुर्गों ने उन पर भव्य चढ़ाई, पर युवा पीढ़ी के दिमाग में उनके शब्दों ने क्या किया, उत्तेजना पैदा कर दी। सर सैयद अहमद खान ने बेटा जो अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो किया, तो उससे जो बुजुर्ग लोग थे वह बहुत क्रोधित हुए, बहुत नाराज हुए। लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग थे, जो युवा लोग थे, तो जो उन्होंने कहा अब्दुल कलाम ने, उनके जो शब्द थे, उसने जो है बुजुर्गों को तो क्रोधित किया, लेकिन जो नई पीढ़ी थी, नई युवा पीढ़ी, उसमें उत्तेजना पैदा कर दी थी। अब है तिलक और गोखले। तो बेटा मैंने आज आपको सर सैयद अहमद खां के बारे में भी पूरा बताया। कुछ भाग मैंने आपको पहले बताया था, जब पहले पढ़ाया था, और कुछ भाग मैंने आज आपको बताया कि वह कैसे थे, उनका क्या उल्लेखनीय कार्य हमारे भारत के लिए रहा। फिर मैंने आपको अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में बताया कि उनके द्वारा कौन सा पत्र निकला, फिर उन्होंने क्या क्या कार्य किए, किस व्यक्तित्व के वो थे। तो मैंने आज आपको अब्दुल कलाम आज़ाद और सर सैयद अहमद खां के बारे में बताया। अब बेटा तिलक और गोखले। नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, जब प्रौढ़ हुई तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई है बेटा? 1885 में हुई। और जब यह बड़ी हुई, प्रौढ़ हुई, मजबूत हुई, तो उसी समय एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आ गया। ये लोग क्या थे? आक्रामक थे, अवज्ञाकारी थे, बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग थे, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। तो जब ये प्रौढ़ हुई, नेशनल कांग्रेस जब ये प्रौढ़ हुई, तो एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। और ये जो नेतृत्व था कैसा था? आक्रामक भी था, अवज्ञाकारी भी था। और इसमें क्या थे? इसमें बड़ी संख्या में निम्न मध्यम वर्ग के लोग, विद्यार्थी थे और युवा लोग थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था, उसमें कई प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए थे। जो बंगाल का विभाजन हुआ बेटा, तो उसके विरोध में जो है कई योग्य और ओजस्वी नेता सामने आए। लेकिन इसके सच्चे प्रतीक कौन थे? वह थे महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। मतलब महाराष्ट्र के थे बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे थे बेटा कम ही उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन के विरोध में बेटा शक्तिशाली आंदोलन हुआ था, और उसमें जब ये आंदोलन हुआ तो उसमें कई योग्य और ओजस्वी नेता सामने आए। तो उसमें से तो पहले हैं महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे हैं मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे। संघर्ष होना अब अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, मतलब कि अब क्या हो गया था? क्रांतिकारी जो है नारे गूंजने लगे, अब संघर्ष होना भी अनिवार्य था। और इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के ही बुजुर्ग नेता आए, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। उन्हें राष्ट्रपिता भी समझा जाता था। अपने अवकाश प्राप्त जीवन से वापस लाए गए, मतलब उनको अवकाश प्राप्त हो गया था, लेकिन अवकाश प्राप्त जीवन से नौरोजी जी को फिर वापस लाया गया। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ, और 1907 में संघर्ष फिर हुआ, जिसमें क्या हुआ? पुराने उदार दल की जीत हुई।
फिर से संघर्ष हुआ, जिस संघर्ष को बचाने के लिए अवकाश प्राप्त, जीवन से अवकाश प्राप्त भाई नौरोजी जी को वापस लाया गया। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में फिर से संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में जो है जो उदार दल की थी उसकी जीत हुई। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। मतलब कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की जो जनता थी वह तिलक के ही पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफ़ी कुछ अब घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आने लगी थी। तो क्लास 8 आज बेटा आपको बहुत पढ़ना है, क्योंकि आज आपको गोखले और तिलक के बारे में पढ़ना है। आज आपको सर सैयद अहमद खां के बारे में पूरा पढ़ना है और साथ ही साथ बेटा अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य को भी पढ़ना है। आज आपका पाठ 6 जो है बेटा वह पूरा हो गया है। मैंने आपको पाठ 6 से बेटा एक एक टॉपिक को समझाया है और आज आपको क्या करना है, आज आपको समझना भी है और साथ ही साथ बेटा आपको आज कॉपी वर्क भी पाठ 6 का करना है। आज आप कॉपी वर्क कर लीजिए, इसके बाद मैं आपका पाठ 7 आपको समझाना शुरू करूँगी।